भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर आज जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द दिया और वो शब्द है आंदोलनजीवी। बड़ी चर्चा है। पहले इस पर बात और फिर आपसे तारुफ कराएंगे मेहमानों का। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। किसान आंदोलन पर पीएम की नसीहत। कांग्रेस को सुनाया मनमोहन का बयान। विपक्ष के यू टर्न को किया बेपर्दा। आंदोलन जीवियों से बचने की सलाह। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के लिए आगे बढ़ने की अपील की है। मौका था राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हुई चर्चा का और इसी का जवाब देते हुए पीएम ने हर जगह हर आंदोलन में जबरन घुसने वालों पर जमकर निशाना साधा। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। पीएम ने बहुत सोच समझकर आंदोलन जीवियों का तीर चलाया और ये तीर बिल्कुल सही निशाने पर भी लगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से किसानों को भड़काने वालों के चेहरे बेनकाब हुए हैं और उसमें कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो हर आंदोलन में नजर आ जाते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों को भी ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है। हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कृषि सुधारों के मुद्दे पर विपक्ष के यू टर्न पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जो लोग आज कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं वही लोग कुछ साल पहले तक इन्हीं सुधारों की वकालत किया करते थे। लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला कि यूपीए सरकार के दौरान लगातार कृषि सुधारों को बढ़ावा देने की बात की गई और तब के कृषि मंत्री शरद पवार ने तो कई राज्यों को चिट्ठी भी लिख दी थी। पीएम ने विपक्ष पर यू टर्न का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने किसानों के लिए खुले बाजार की बात कही थी। मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्रधानमंत्री ने लगभग 2.5 महीने से जारी किसान आंदोलन में शामिल लोगों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की और भरोसा दिलाया कि देश में एमएसपी हमेशा जारी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने,
अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का बयान आने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग दोहरा दी। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। पीएम मोदी आज विपक्ष पर बेहद आक्रामक थे। उन्होंने आज एक और टर्म दिया, एफडीआई का। पीएम मोदी ने विदेशी साजिश पर देश को आगाह करते हुए एक नए एफडीआई की बात की। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों को सिर्फ सियासी मोहरा बनाने वालों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो जितना चाहें उन्हें कोस लें, क्योंकि हो सकता है इसी से विपक्ष को आनंद मिल जाता हो। इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ है कि जिस किसान आंदोलन के सहारे विपक्ष अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है, उसी विपक्ष को पीएम ने जमकर आईना दिखाया और किसानों के सामने सिर्फ नेतागिरी करने वालों को बेनकाब कर दिया। तो आज चर्चा इसी नए शब्द पर है और नए शब्द के साथ साथ तमाम सारी जो राजनीतिक गलियारे में बातचीत है उसी को समेटे हुए है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। और डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय आलो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। थैंक यू सो मच। और पुष्पेन चौधरी जी किसान शक्ति संघ से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच पुष्पेन जी। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस से यहाँ पे पक्ष रखेंगे। थैंक यू सो मच। और तमाम सारे जो बातचीत की चर्चा उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं है आज हमें तो, और एक शब्द है और वो है जो आंदोलन जीवी। उस पर पहली प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ। हालांकि बड़ी चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री ने तो सीधे ये बात कह दी कि हमको तो एमएसपी पे साफ साफ उन्होंने कह दिया, किसान मुद्दे पे कह दिया, बातचीत पे कह दिया, और बस अब ये कहा कि आंदोलन अगर आंदोलन के लिए करना है तो ज्यादा बेहतर नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार। देखिए प्रतीक जी, यदि आपके इस कार्यक्रम से पहले अगर आप रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, लगता है कि एक प्रयास किया गया है महिमा मंडित करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत ही कारगर था, बहुत ही अच्छा था। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि ये भाषण राष्ट्रपति को जो धन्यवाद देने का भाषण था राज्यसभा में, और देश के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौती हैं, जिस मजाकिया ढंग से प्रधानमंत्री जी ने बातें रखी, अफसोस की बात है। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे प्रधानमंत्री जी से कि आपने चीन का भी नाम नहीं लिया इस समय। आपने जो है आंदोलन, जो किसान पिछले 75 दिन से जो है हमारे किसान भाई लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन जीवी और अनाप शनाप जो है नाम दे दिए थे। अब हम तो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी तो हमेशा बीजेपी के पुराने फोटोज हम निकाल रहे थे जिसमें वो लगता है कि आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ गई है कि वो अनजीवी है, आंदोलन जीवी नहीं है। बस कुछ ही रट लेते हैं कि ऊपर से आ गया प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी ने बोल दिया तो अनजीवी की तरह बोलते रहते हैं। आप बताइएगा कि अगर 75 दिन में 200 जो है जवान किसान शहीद हो चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। आपने जो है कांटेले तार डाल दिए, कील डाल दिया, बोले कि हम बातचीत करने को तैयार है। आपने घेर दिया और वाईफाई बंद कर दिया, फिर लेकिन बात करने को तैयार है। तो ये बात प्रधान जो अभी जो
अंग्रेजी में कहावत है ना कि नीरो वाज प्लेइंग द फिडल व्हेन रोम वाज बर्निंग। चारों तरफ जो है, और मुझे अफसोस है प्रतीक जी, मैं अपनी जो है अफसोस जरूर प्रकट करना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं बीच में नहीं बोलूंगा कुछ, आप बोलिए। जिस तरह से प्रतीक जी, जिस तरह से रिपोर्ट जो है, ये प्रधानमंत्री का स्पीच है, ये कोई स्ट्रीट कॉमेडियन का स्पीच नहीं, कि हंसने वाली स्पीच नहीं है। बस यहीं पे मुझे बोलना पड़ जाएगा, मुझे यहीं पे बोलना पड़ जाएगा, यहीं पे मुझे आपको रोकना पड़ेगा। देखिए क्या है कि उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद की और उसके प्रधानमंत्री की एक घर में डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर एक्सेप्टेड। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का स्पीच है, थोड़ा सा एक देश को संबोधित कर रहे हैं, और हमें उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री भी, हम उम्मीद कर रहे थे कि वो जो संबोधन करेंगे, लेकिन एक बीजेपी के लीडर जैसे संबोधन करते हैं, हमेशा बीजेपी के लीडर के रूप में पेश आते हैं। देश के बारे में कोई चर्चा, देश के प्रधानमंत्री मतलब कि अलग पार्टी से अलग होकर बात करना। मैं आपको शरीक करूंगा। और दूसरी बात क्या है कि मैं प्रतीक जी हमेशा कहता हूं कि संसद में जो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा सीरियसनेस रहे। मैं भी पार्लियामेंट्री रह चुका हूं, मैंने कभी नहीं जो है ना मनमोहन जी हो या अलग अलग जो है, मैंने आडवाणी जी का भी बातें सुना है कि, और बाकी सभी लोग के हमने बातें सुना है, सुषमा स्वराज जी से लेकर के सभी, और बीजेपी के भी लोग हैं, और कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष के अलग अलग पार्टी के नेतागण हैं। अभी बीच बीच में हल्का चुटकर चुटकुले तो, लेकिन प्रधानमंत्री के लेवल से इस तरह के जो है टिप्पणी शोभा नहीं देती, जो मेरे विचार में कम से कम वो शोभा नहीं देती। हो सकता है कि हम जो है आंदोलन जीवी पर जो है बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है कि आपने किसान को क्या कहा कि आप 75 दिन में जो संघर्ष कर रहे हैं वो सब गलत है, और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है। लगता है कि बीजेपी ने कानून नहीं पढ़ा, क्योंकि किसान अगर आंदोलन इतनी जोर से पूरे देश में जो है चलने लगा है, मैं अभी झारखंड में हूँ, पदयात्रा में अपने क्षेत्र में जो घूम रहा हूँ, सभी लोग बोल रहे हैं कि एमएसपी का कानून ले आइए। तो ना चीन पर चर्चा, ना किसान पर बातचीत करने के लिए जरूर उन्होंने कहा है, लेकिन चारों तरफ से घेर लिए, इंटरनेट बंद कर दिए, पानी बंद कर दिया, सोच के लिए पानी नहीं है, और फिर उन्होंने उनका जो फैक्ट थोड़ा सा गलत था। इसलिए मैं गलत कहूंगा क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन जी के बारे में टिप्पणी की थी तो वो मॉडल फार्म लॉ था, और वो स्टेट के तब वो जो प्रदेश को दिया गया था कि इस कानून के आधार पर क्या क्या संशोधन करना है, और आपने सदन के पटल पर कह दिया कि हमारा जो है कांग्रेस का रूल को हम लागू कर रहे हैं। वो सरासर गलत है, और मैं प्रेम शुक्ला जी से भी अनुरोध करूंगा कि उस पर विस्तार में हमको बता दें कि कहां कांग्रेस का क्या पॉइंट्स से हमको जरा समझा दीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अनुमोदन, हमारे रिकमेंडेशन और इनके कानून में कोई समन्वय नहीं है। राइट सर, मैं आपको बुलाता हूं, मैं आपको शरीक करता हूं। अजय कुमार जी, मैं आपको लेता हूं, शरीक करता हूं। प्रेम शुक्ला जी को मैं देता हूं। आपने एक दो तीन चीजें कही। प्रेम शुक्ला जी को ऑडियो नहीं है, शायद ऑडियो नहीं है। मैं जी, प्रेम शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको? प्रेम शुक्ला जी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, राइट, थैंक यू। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक दो बातें कही, मैंने बीच में टोका नहीं, इसलिए क्योंकि उनको अख्तियार है, कहने का अख्तियार है, वो कह रहे हैं, लेकिन मैंने जहां पे शब्द था उस पर मैंने उनको रोक दिया। अब उन्होंने एक दो बातें कही हैं जिसका बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार को एक बात और बतानी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद की उन्होंने बड़ी तारीफ करी, और उन्होंने कहा कि उनसे भी सीखना चाहिए। अब पता नहीं अजय कुमार जी ने वो बात क्यों नहीं कही, और प्रधानमंत्री ने तो वो बात कही कि उनसे सीखना चाहिए और सबको सीखना चाहिए। और हाँ, ये बात जरूर थी कि प्रधानमंत्री आज जिस तेवर पे बोल रहे थे वो आज शैली उनकी दूसरी थी, और उस शैली में उन्होंने आज कई बातें कही। अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही, अरविंद वाजपेयी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, प्रधानमंत्री ने जो बातें राज्यसभा के फ्लोर पे कही वो सारी की सारी बातें तथ्यों पे आधारित थी, न दाएं गए न बाएं गए। अब जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उन्होंने अगर ये बात कही कि आंदोलन जीवी एक अलग से बन के निकल के आ रही है, तो इसमें क्या गलत कहा? मैं इसको साबित करता हूँ। योगेंद्र यादव जैसे लोग या लेफ्टिस्ट जैसे लोग, ये पूरे देश में मुश्किल से 50 या 60 लोग हैं, क्या ये हर आंदोलन में शामिल नहीं होते? क्या ये रिकॉर्ड में नहीं देखा जा सकता? नाम लेने से बचेंगे। का प्रोटेस्ट है, चाहे राफेल का प्रोटेस्ट है,
चाहे किसी और चीज का, दिल्ली दंगों का प्रोटेस्ट है, हर जगह वही लोग आगे हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या गलत कहा? दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस के ने कब कहा था मनमोहन सिंह जी कि इस कृषि सुधार नहीं होने चाहिए? तो मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, क्लॉज नंबर 19 बड़ा क्लियर है, उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि हम कृषि सुधार करेंगे, हम मार्केट को ओपन करेंगे। तो उसमें क्या गलत कहा? तीसरी बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के अपील आज दोबारा भी की। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन आप आइए और बातचीत करके इसको मामले को सुलझाइए। तो ये इस तरह की अपील अगर कृषि मंत्री करेगा, वित्त मंत्री करेंगे पार्लियामेंट की फ्लोर पे, और प्रधानमंत्री करेंगे, और दूसरी तरफ से ये आएगा कि हम अक्टूबर तक आंदोलन चलाएंगे, तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे आप किसानों का हित कर रहे हैं या अहित की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने बड़ी खाल के कह दी कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो इसमें अब इसके बाद भी आंदोलन की जिद रखना, आंदोलन को जारी रखना, या बात करने के लिए तरह तरह की कंडीशन लगाना, क्योंकि 2 दिन पहले कंडीशन लगा दी है कि पहले हमारे लोगों को रिहा करिए तब बातचीत होगी। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि इस आंदोलन को क्यों खींचा जा रहा है, क्यों अक्टूबर तक की डेट दी जा रही है, क्यों किसानों को सही बात नहीं बताई जा रही है। जब एमएसपी की बात हो गई, मंडी की बात हो गई, मंडी में भी उन्होंने कह दिया कि कि इसको और सशक्त किया जाएगा, इसके लिए अलग से बजट रख दिया गया है। तो हम बार बार ये प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी अगर ये आंदोलनकारी जो कि उत्साही हुए हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन की तरह से काम कर रहे हैं, तो इसको खत्म करने की तरफ क्यों, दिशा की तरफ नहीं जाते? पुष्पेंद्र तो चौधरी, ये बात सही नहीं होती। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है। कांग्रेस क्यों नहीं अपील करती कि अब आज की डेट में कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, और प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने कहा है हम 1.5 साल 2 साल इसको मुतवल्ल करने को तैयार हैं। तो जब कानून है नहीं, तो अगर 1.5 साल का समय मिलता है आपको, बैठ के बातचीत करिए और रास्ता निकालिए, लेकिन नहीं, आंदोलन के नाम पे आंदोलन करना है। यही उनके भाषण का सारा उसी तरफ इशारा था। और इसमें कोई बात आंदोलन जीवी जी पुष्पेंद्र जी। देखिए, वाजपेयी जी बड़े वरिष्ठ हैं और बड़ी सुलझी हुई बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी चुनी हुई सरकार के और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग उनकी बात का सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते भी हैं। लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है उसको मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग एमएसपी की व्यवस्था है वो थी, है और लागू रहेगी, उसको हमने मान लिया, आपकी बात को धन्यवाद दे दिया। लेकिन ये जो नए कानून आए हैं, इनके माध्यम से एक नई व्यवस्था खड़ी की जा रही है। एमएसपी एपीएमसी एक्ट के अनुसार उसमें मंडी में लगती रहेगी, हालांकि वो कागजों में ही मिलती है 23 फसलों की, 2 ही फसलें मुख्य रूप से गेहूं और धान खरीदी जाती है। बाकी चीज़ें जो बाहर बेचने के लिए आपने कहा है कि भाई बाहर भी बेचना हमने अलाउ कर दिया है इन कानूनों के माध्यम से। हमारा मूल मांग ये थी कि बाहर भी आप एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दीजिए। इसका गणित भी मैंने, जब भी मेरी मुलाकात हुई है मंत्रीगण से, मैंने कहा है कि एमएसपी की फसलों की 10 लाख करोड़ रुपए की जो टोटल कीमत है, उसमें से केवल 3.5 लाख करोड़ रुपए की फसलें ही एमएसपी वाली फसलें प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। यदि वो भी बाध्यकारी कर दिया जाए तो उसके ऊपर 40-50 हजार करोड़ रुपए का। ऑफकोर्स पुष्पेंद्र जी, बात तो ये तभी होगी, जी आपकी मांग तभी होगी जब आप बातचीत के लिए जाएंगे टेबल पे। आप तो मुंह फुला के बैठ गए, अब आप जाना नहीं चाहते, अब आप कह रहे हैं कि नहीं बातचीत तो हम करेंगे ही नहीं, पहले तो रद्द कर दीजिए। अब आप रद्द कर दीजिए पे अगर आगे बढ़ी हो बात तो मुझे बताइए। रद्द अगर के करने के ऊपर अगर बात बढ़ी हो तो मुझे आइए बताइए। नहीं, उसी बात को मैं कह रहा था कि अगर ये एमएसपी को बाध्यकारी करने वाली जो मूल मांग है, इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुख से कह देते पार्लियामेंट में, तो उससे बाकी चीज़ों में अमेंडमेंट के साथ स्वीकार्यता बढ़ जाती। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये बात नहीं मानी है तो वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ये मूल बात है। और इसके लिए इसमें कोई सरकार को अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना है, केवल 40-50 हजार करोड़ रुपया। अब आपको मालूम इसमें एक लाइन लास्ट ये कहना चाह रहा हूं, जैसे स्वयं रिलायंस ने कहा है हम एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे, बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर भी कह सकता है।
तो बड़ी अच्छी बात लगी हमें तो कि ठीक है भाई, एमएसपी से नीचे हम सरकार किसानों से फसल नहीं खरीदेंगे। यही चीज हम बाध्यकारी कानूनी जामा इसको पहनाना चाहते हैं। जी प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा था, आज भी सदन के माध्यम से कहा है, भाई आप आंदोलन में से बुजुर्गों को वापस भेजिए, आंदोलन खत्म कीजिए, आइए सारे मुद्दों पर बिंदुवार हम चर्चा कर लेंगे। किसानों के कल्याण के लिए क्या किया जाए जिससे किसानों को भी लाभ हो जाए, अर्थव्यवस्था भी उससे और बेहतर हो जाए, इस तरह की कोई भी बात है वो करने के लिए तैयारी है। कब सरकार ने कहा कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपके सुझाव नहीं सुनेंगे? जिस सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना 2 गुना करने का प्रयास किया, जिस सरकार ने एमएसपी पर दलहन की खरीदी, कितनी गुना अधिक खरीदारी शुरू हो गई 2014 के बाद आपके सामने है। चावल की, धान की खरीदी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा खरीदे, 1.5 गुना खरीदा जा रहा है। गेहूं की खरीद बढ़ा दी गई, उनका दर बढ़ा दिया गया, मंडियों की आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आपकी और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सारे मांगे जो है समाप्त हो गई, आपकी मांगे और हो सकती है। उन मांगों पर हम सकारात्मक ढंग से बैठकर चर्चा करके हम और बेहतर किसानों के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर आज भी प्रधानमंत्री जी ने, जो छोटे किसान है, छोटे किसानों के संदर्भ में चौधरी चरण सिंह जी जो कहा करते थे और आज चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा था, उन नीतियों को लागू करने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में क्या हो रहा है, उस पर भी विस्तार से चर्चा की है। हर विषय पर चर्चा की जा सकती है, यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आइए चर्चा करते हैं, चर्चा करके रास्ता निकलेगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका रास्ता नहीं निकले, लेकिन डेडलॉक करके बैठ जाने से, आंदोलन जीवियों के उकसावे में आकर कन्फ्रंटेशन करने से किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ अब तक तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। राइट। रिजू दत्ता आप तो उठ के चले गए, सदन ही छोड़ दिया। प्रतीक जी, पहले तो आपको नमस्कार। बात यह है ना कि आज जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हमने सबने सुना, मैं आपके पहला जो ओपनिंग रिमार्क सबने दिया, मैं वही ओपनिंग रिमार्क देता हूं, फिर उसके बाद जब डिबेट ओपन हो जाएगा मैं बाकी बातें कहूंगा। पहला तो उन्होंने कहा आंदोलन जीवी, तो मैं सबको ये याद दिलाना देना चाहता हूं और दर्शकों को भी कि ये देश की खून में आंदोलन, हमारे राष्ट्रपिता ने भी आंदोलन करके ब्रिटिश को भगाया था। हमारी नेत्री बंगाल में 26 दिन अनशन करके 34 साल के सीपीएम रेजिमेंट को आंदोलन करके ही बंगाल से भगाया था। और जितना मुझे भी याद है, मोदी जी ने भी कई आंदोलन किए थे उस टाइम के कांग्रेस सरकार के खिलाफ, आज जो उनका जगह है वो बनाने के लिए। तो आंदोलन तो खून में है। और रहा बात ये जो लोग, कुछ लोग बोल रहे गिने चुने 40-50 लोग जो आंदोलन को दूसरी दिशा में भटका रहे, बंगाल के किसी आंदोलन में तो ये हमें नजर नहीं आते। तो अगर कोई अपना डेमोक्रेटिक राइट के लिए, अपनी हक के लिए रोड पे बैठ के अभी भी लड़ाई कर रहा है, जिसमें 200 लोग शहीद हो गए, उसको आप ऐसे नकारात्मक तरीके से आप उसको नहीं देख सकते। ये पहला बात गया मेरा। दूसरा बात, मैं डिटेल्स टेक्निकलिटीज किसान मुद्दे पे नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी था, है और रहेगा। राकेश टिकैत जी ने कहा उसके ऊपर कानून बना दो। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, पूरे देश के जितने ऑपोजिशन है और देश के जितने लोग हैं, उनका विश्वास चला गया है केंद्र सरकार के ऊपर। क्यों? 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ की नौकरी, 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो हमें भरोसा नहीं है सर। आप एमएसपी को लेके कानून बना दीजिए। मैं गर्व से ये कहता हूं कि किसान बात कर लेगी सरकार से। और जो सब लोग बोल रहे हैं जगह खुला है, क्यों सरकार से बात नहीं हो रहा है? 11 बार तो सर मीटिंग हुआ है, नतीजा क्या निकला है? कील ठोक दिया आपने उनके, वो जहां पर बैठे थे वहां पर 200 लोग मर गए और 26 जनवरी को हमारा देश जल गया, तो नतीजा तो कुछ निकला नहीं। तो 11 बार तो बात हो चुका है सर। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के लिए अगर बीजेपी सरकार का दिल इतना रो रहा है, तो अमित शाह जी के घर से तो 1 घंटे की दूरी पे सिंघू बॉर्डर है। कभी भी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कहीं पे भी ना हमारे प्रधानमंत्री, ना अमित शाह जी, ना नड्डा जी कोई दिखे हमको वहां पर वो लोग 1500 किलोमीटर दूर बंगाल में इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आके किसानों के साथ खाना खा रहे। और लास्ट में खत्म करने से पहले सिर्फ 2 चीज कहना चाहता हूँ। पहला, जितना हमें दिख रहा है यूपी में ऐसे महापंचायत हो रहा है, खाप पंचायत हो रहा है, ऐसा ना हो सर कि बंगाल जीतने के चक्कर में यूपी आपके हाथ से निकल जाए। ये मेरा पहला बात। और दूसरा, मैं बीजेपी को आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता के तरफ से 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। और वो ये है प्रतीक जी, और वो ये है
कि झुक झुक के खड़ा हुआ हूं मैं, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, हालातों की भट्टी में तुम जब जब हमको झोंकोगे तब तब के सोना बनेंगे हम, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ठीक है, वाह रिजू भाई, मैं आपसे बात करूंगा, डिबेट ओपन करता हूं, लेकिन आलोक जी आ गए हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। आपने सुन लिया तो आंदोलन जीवी भी बात हो गई, क्रांति को जस्टिफाई भी कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही थी मेरे पैकेज पे, मैं उसका जवाब दूंगा जब डिबेट ओपन होगी। लेकिन आलोक जी, तो वो तो राइट है, आंदोलन करना तो राइट है, तो उस पर भी बात आपने सुन ली। आलोक जी, तो प्रधानमंत्री जी के ऑफर पे तो ये विपक्ष का तो ये रिएक्शन है। प्रतीक जी, अभी मैं आपके सामने टीएमसी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई कि और किसी ने कहा कि मुझ में छेद नहीं है, ये तो माना मैंने, लेकिन अब छलनी भी कहने लगी कि मुझ में छेद नहीं है। किसानों की बात आपके चैनल पे करने वाले पहले ये जरा बता दें कि किसान सम्मान निधि किस बात के लिए बंगाल के किसानों को नहीं दिया। 90 लाख बंगाल के किसानों को छोड़ दिया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आ रहा है, बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, ये सोच है। आंदोलनकारी की बात करते हैं, ममता दीदी ने भी आंदोलन किया, मोदी जी ने भी किया, नीतीश जी ने भी किया, सब ने किया, लेकिन सब ने अपना आंदोलन खुद खड़ा किया, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए। दूसरे के आंदोलन में जाके भाड़ों की तरह नहीं बैठ गया, उनको आग नहीं लगाने लगे। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें देखा कि शार्जिल इमाम भी आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम किसानों के साथ हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें फॉरेन से ट्वीट करके इस आंदोलन को लोग सपोर्ट करने लगते हैं, पॉर्न स्टार तक इस आंदोलन को सपोर्ट करने लगते हैं, और उसके खिलाफ देश की हस्तियां जब आवाज उठाती हैं तो उन पर इंक्वायरी बैठा दी जाती है। ये तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ये तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है। किसी सम्मान जो पुरस्कार है, अरे एक मिनट, अपनी बारी में बोलिएगा ना भाई, अपनी बारी में बोलिएगा। सुनिए, मैं जानता हूँ मिर्ची लगेगी, जो सच बोलूंगा तो सच बोलूंगा तो सुनने में मिर्ची लगेगी। किसान सम्मान निधि बंगाल के किसानों को दे देते हैं ना, किसान सम्मान निधि बंगाल के किसानों को क्यों नहीं दिया? 90 लाख किसानों को वंचित कर दिया आपने, और अब आप नाटक कर रहे हैं सरकार आपके द्वार, किसान के द्वार पे तो गए नहीं आप, सरकार क्या जाएगी द्वार पे? और दूसरी बात अरे दूसरी बात, बंगाल के किसानों को क्या किया आपने, सब देखा हुआ है। सिंगूर के किसानों की जमीन आज तक पड़ी हुई है, उसका 500 रुपए हर्जाना देते हैं आपके किए, आप ही के सर पे आ रहे हैं। अब मैं आपसे बाद में बहस कर लूंगा, मैं अपनी बात खत्म कर लूं प्रतीक जी, रिजू से बाद में बहस कर लेंगे। अब ये मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अपने बारे में सच्चाई सुन के मिर्ची लग रही है इनको। सुन लीजिए मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद बोलिएगा। अच्छा, अभी तो कांग्रेस पार्टी पे भी कुछ कहना बहुत जरूरी है ना। कांग्रेस पार्टी इस देश में 60 वर्षों तक राज कर चुकी। आज खुलेआम प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी की तारीफ की, उनके शब्दों को कोट किया जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था राज्यसभा में कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिस पर इन तीनों कानूनों का जिक्र था। गुलाम नबी साहब की तारीफ की, गुलाम नबी साहब ने पंचायत चुनाव की तारीफ की, लेकिन साथ में ये भी लगा दिया कि आप तारीफ हमारी कीजिएगा तो आपके पार्टी के कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। ये क्या लोकतंत्र है? 70 वर्ष तक इस देश की सत्ता को कांग्रेस संचालित कर चुकी है। क्या कांग्रेस को नहीं पता है कि 1.5 लाख किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, कि किसी तरह किसानी कानूनों में मौलिक सुधारों की आवश्यकता है? ये किसको नहीं पता है? आज 12 करोड़ किसानों का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया कि जो वंचित रह जाते हैं सरकार की योजनाओं से, तो क्या सरकार को उनको नहीं देखना चाहिए? आज प्रधानमंत्री आज भी ये कह रहे हैं कि बेसिक बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है। कानून में गलत क्या है? क्या गलत है? डॉक्टर अजय कुमार बैठे हुए हैं, हमारे टीएमसी के लोग बैठे हैं, पहले बताइए सही कानून में गलत क्या है? अगर ऐसा गलत है तो आप अपने राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करवा रहे हैं भाई? तो मैं जवाब बिल्कुल सुन रहे हैं, 1 मिनट 10 सेकंड में खत्म कर लूं फिर सुनूंगा आपकी बात। पंजाब में, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? पंजाब के कृषि कानूनों में आपने संशोधन करवाया कि किसानों को जेल जाना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तों को नहीं मानेंगे, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक तरफ आप कानून लागू कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को समर्थन कर रहे हैं, तो देश तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप हैं किस तरफ। प्रतीक जी, अब बताइए आप। प्रतीक जी बोलिए। ये विचित्र है कि हमारे मित्र आलोक जी जो जेडीयू से हैं, जहां पर ये कानून, काले कानून 2006 से बिहार में लागू है, बिहार में सबसे गरीब किसान है। यार हम अनपढ़ हैं, हमने पढ़ा नहीं है कुछ, तो ये तो जवाब दीजिए देश को कि सालाना सबसे गरीब किसान बिहार का क्यों है? 14 साल से तो ये काला कानून वही लागू है। ये तो जीतता जागता एक उदाहरण है। जितने भी आप टीवी डिबेट में सुनेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कानून है, फलाना है, एक ही सवाल पूछिए ना कि 14 साल से यही कानून है, क्या बिहार में दूध की लहरें चलने लगी है? क्या किसान जो है
वेयर हाउसेस टूट गई है, भंडारण टूट गया है क्या गेहूं और धान से? क्या बिहार के किसान अपने बच्चे को इंग्लैंड भेज रहे पढ़ने के लिए? सालाना 30,000 रुपए कमाते हैं यही कानून के चलते। दूसरा आरोप कांग्रेस के ऊपर है, मनमोहन जी का जो कानून, मनमोहन जी के स्टेटमेंट पर हमने पहले कहा था कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आप टेक्नोलॉजी बनाइए। ये फलाना करने के बाद जब पूरी तरह से किसान और फिर इंट्रोड्यूस कराने के बाद जब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, मार्केट फोर्सेस का आप जो अवलोकन करेंगे, उसके बाद एपीएमसी को खत्म करना नहीं खत्म करना वो लास्ट स्टेप था। आप हमारा एक लाइन निकाल देते, पूरा पैराग्राफ विश्लेषण किताब के जो है 2000 पन्ने का है, आधा पैराग्राफ जो है लेकर के आप पूरा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, वो गलत है। एक मिनट प्रतीक जी, मैं बोल रहा हूँ सब जितने भी लोग जो इतने डंके के चोट पर बोल रहे हैं कि 14 साल से बिहार में लागू है कि नहीं, और अगर लागू नहीं अगर है तो फिर बिहार के किसान की स्थिति इतनी खराब क्यों है? इतना तो बता दीजिए, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ते नहीं है, कानून हमको समझ में नहीं आता। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्विकली। अच्छा मैं जवाब दे जी आलोक जी। 2006 से बिहार में ये कानून लागू है। 2006 से पहले बिहार में किसानों की आय जितनी थी, आज 2020 में उस आय में 4 गुने की बढ़ोतरी हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसने इस बार 45 लाख मेट्रिक टन धान प्रोक्योरमेंट किया। नंबर 2, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 4 गुने बढ़ चुकी है। 14.2% के रेट से हम एग्रीकल्चर ग्रोथ कर रहे हैं। अकेला राज्य है देश का जहां पे 3 कृषि रोड मैप बन चुके हैं। कौन कहता है कि बिहार में कृषि कानून लागू होने से किसानों की स्थिति खराब है? एक किसान ने आज तक बिहार में आत्महत्या नहीं की, आज तक एक किसान ने आत्महत्या नहीं की। और आपको ये पता है बिहार के किसान स्वतंत्र हैं अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि पंजाब की सॉइल क्वालिटी आपके राज्य में इतनी खराब हो चुकी है कि पंजाब के किसान अपना उगाया हुआ चावल और गेहूं नहीं खाते हैं, बिहार से ले जाते हैं। जरा पता कर लीजिएगा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 3 वर्षों से बोलने के बावजूद भी सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट इशू नहीं करते हैं। क्यों? ऑफ कोर्स जवाब देंगे, जवाब कि बिहार के किसान बिल्कुल बिल्कुल, बहस ओपन है। मैं टीएमसी के प्रवक्ता के पास भी आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डिबेट अब ओपन है, लगभग पैनल में सभी लोगों ने बोल दिया, लेकिन एक बात को लेकर जिससे बहस शुरू हुई थी और जिस शब्द को लेकर शुरू हुई थी वो है आंदोलन जीवी। सवाल ये था कि ये कहा गया कि ये आंदोलन इसलिए नहीं बात बन पाई किसानों की क्योंकि इसमें आंदोलन जीवी जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे और जिसके कांग्रेस के प्रवक्ता ने टिप्पणी की थी मेरे पैकेज पे, और उन्होंने कहा था इस मैं आ रहा हूँ रिजू आ रहा हूँ, इस पैकेज में लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा और बहुत सीरियस भाषण दिया है। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर अजय कुमार से, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं वो, कि मैं ये कहना चाहता हूँ जिस टोन पे कभी कभी बात कही जाती है और जिस तरह से कही जाती है पैकेज में भी उसको लिखने वाला अपनी तरह से उस बात को पिरोता है और डालता है। अब आपका आज़ादी है, आप बोलिए, आप कहने के लिए आज़ाद हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अब डिबेट ओपन करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, लेकिन अब बहुत शॉर्ट बोलेंगे सो दैट डिबेट ओपन हो जाए। मैं आ रहा हूं टीएमसी के पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार देन बीजेपी जी। देखिए मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूँ। आलोक जी ने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ी है, लेकिन आज के भी बिहार में, और ये कानून बिहार में लागू है 14 साल से, लेकिन सालाना बिहार का जो किसान, आप महाराष्ट्र और पंजाब का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। अगर वहां पे वहां लागू है तो फिर अरे सर प्रतीक जी मैं बोल देता हूँ ना, पहले मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए पहले, फिर मैं उस पर आ रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में ये कानून लागू नहीं, पहली बात है। ये जो गलतफहमी दूर करना चाहेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड है कि नहीं अलाउड है, वो जो है किसान के ऊपर ये छोड़ दिया गया है, वो दूसरी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो महाराष्ट्र और बाकी लोग स्टेट के नियम कानून के बारे में मैं आऊंगा। पहले मैं बिहार के बारे में 30 सेकंड चर्चा करना चाहूंगा। अगर ये कानून इतनी अच्छी है, इतना बढ़िया कानून है, तो एक चीज बताइएगा कि सालाना कमाई जो है बिहार का किसान का 30,000 रुपए, महीने का 2,500 रुपए, तो इस पर प्रशिक्षण होता है। अजय आलोक जी ने कहा था कि जो है 2006 से पहले क्या था सर? 2006 से पहले क्या था सर? 2006 से पहले तो बाकी देश का पता ही कहां था? आप बताइएगा कि उसके मुताबिक आप महाराष्ट्र के किसान गाड़ी कहां से लेके कहां आए? 2006 से पहले लेके 4 गुना पे आए या नहीं? मैं कानून के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना उनकी वकालत कर रहा हूं, लेकिन मैं आप ही के सवाल को आपके पास रख रहा हूं।
अजय आलोक ज्यादा बेहतर कहेंगे, मैं वो प्रवक्ता है। आप कह रहे हैं कि आज के डेट में 2,500 रुपए की आमदनी जो है बहुत अच्छी है। मैंने ये नहीं कहा सर, किसान का परिवार, मैंने ये नहीं कहा, और ना ही मैंने ये कहा कि वो बीमार है, ना ही मैंने ये कहा कि बिहार बीमार है, ना मैंने यही कहा। लेकिन उनको आजादी है अपनी बात कहने के लिए, जहां आप छोड़ के गए थे और हम वहां से लेके आए कि नहीं आए। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए, सर मैं बिल्कुल, हाँ ठीक है। दूसरी बात, यदि प्रोडक्शन इतना हो रहा है, उपज इतनी बढ़ गई है, तभी भी सब देश के सबसे गरीब किसान है, इसका मतलब है कि बिचौलिया उसका ज्यादा फायदा उठा रहा है क्या? ये सब पहला प्रश्न चिन्ह है। क्या बिचौलिया और जिसके डर से जो पूरा आंदोलन देश में जो चल रहा है उसी का जो प्रतीक है? क्योंकि बिहार में उनको मालूम है कि किसान की किसी तरह का जो है सामाजिक सुरक्षा नहीं है। एमएसपी, अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो उसको कानूनी दर्जा दे दीजिए। हम प्रधानमंत्री जी का जय जयकार करेंगे। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी पटल को बोले कि अजय जी आपको फिर बिहार के बारे में, अरे आलोक जी 2 सेकंड बिहार के बारे में समय हो गया है, थोड़ी मूलभूत संरचना में बदलाव हुआ है, वो जानिए। सर छोटा डॉक्टर अजय छोटा बोलेंगे। डॉक्टर अजय छोटा बोलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता पहले जवाब दे देंगे। आलोक जी प्लीज क्विकली। आलोक जी बोल दीजिए। सॉरी आलोक जी बोलिए। देखिए डॉक्टर अजय कुमार बिहार कैडर के ही बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, लेकिन इनको बिहार छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गया है। तो मैं इनको बता दूं कि बिहार की आधारभूत चीज़ों में बदलाव हुआ है 2005-06 के बाद, और पिछले 8 वर्षों से ही, मात्र 8 वर्षों से हम धान की या अन्य जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इसकी खरीद पैक्सों के माध्यम से करते हैं। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं कि बिहार का किसान सबसे ज़्यादा गरीब है, ये वो उन आंकड़ा है जो बैंकों से उठाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में बैंक सबसे फिसड्डी हैं किसानों को कर्ज देने में। किसान क्रेडिट कार्ड सबसे कम है यहाँ पे, लेकिन किसानों की आय और किसानों की आर्थिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 45 लाख टन धान हमने रिकॉर्ड 2 महीने में किसानों से खरीद ली, जो पहले पंजाब के किसान आगे खरीद के यहाँ से ले आते थे। तो बिहार की आधारभूत संरचना में बहुत फर्क आ चुका है। कांग्रेस के यहाँ पे कृषि मंत्री 1.5 साल हमारे साथ सरकार में थे, थोड़ा आप उनसे जानकारी लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं, इसमें यहाँ का पता नहीं होगा, मैं प्रीटी श्योर हूँ। और यहाँ के किसानों में और यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बिहार की इकोनॉमी का 75% हिस्सा, और ये तो आप मानेंगे ना कि पिछले 15 वर्षों से बिहार की जीडीपी 10+% में रही है, अकेला राज्य है देश का। ये बिना एग्रीकल्चर के संभव नहीं है अजय जी। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए ये व्यवस्था जो आप बता रहे हैं कि बिहार का किसान सबसे गरीब है, ये 15 साल पहले की व्यवस्था है। आज धरातल पर ये व्यवस्था नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। आप बहुत कन्वीनियंटली महाराष्ट्र और पंजाब को आपने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपकी कांग्रेस सरकार ने एक साथ 19 राज्यों में कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग शुरू की थी। 19 राज्यों में, पता कर लीजिएगा। अभी आपके साथ अभय दुबे मेरे साथ थे, उन्होंने इस बात को माना भी है। क्यों आपने जब 19 राज्य में आप कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग शुरू कर सकते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट, तब आज आप केंद्र सरकार के इस कानून को झुठला क्यों रहे? दो मुंही बातें क्यों कांग्रेस की? यही तो देश जानना चाहता है। 60 वर्ष आपने राज्य किया, किसानों के भले के लिए आप करना चाहते हो, तो अब सिर्फ मोदी विरोध के नाम पे, मोदी इस्टेट के नाम पे, या देश के विरोध में क्यों जा रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला, आपको सर प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत ये आ रही है कि, और जो इस बात की तरफ इशारा है कि आंदोलन इसलिए बीच लंबा और इस तरह से चल रहा है, उसका कारण यह है कि आंदोलन जो है वो परजीवी शब्द जो है बार बार आ रहा है, वो उन्होंने इस आंदोलन के अंदर इस तरह की चीजें कर दी जिसकी वजह से बात बन नहीं पा रही है। किसान होते तो बात बन गई होती। देखिए, किसान हो और अपने मूलभूत मुद्दों पर बात करें तो सरकार किसानों के बुनियादी मुद्दों पर बात करने के लिए तो तैयार ही है। लेकिन आपने देखा, चाहे जेएनयू का आंदोलन हो, जेएनयू के आंदोलन में कौन लोग कूद पड़े? अब मैं नाम लूंगा तो आप विरोध करने लगेंगे। योगेंद्र यादव और सलीम विद्यार्थी हो गए, राहुल गांधी जी विद्यार्थी हो गए, सीताराम येचुरी विद्यार्थी हो गए। यही लोग सीएए के आंदोलन में भी आ जाते हैं। सीएए के आंदोलन में बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय समिति गठित करती है, वो समिति के लोग वहां बात करने जाते हैं, लेकिन उनसे बात करने के बाद सारी बातें बिगाड़ता कौन है? वो आंदोलनजीवी लोग हैं। और इस किसान आंदोलन में भी वही आंदोलनजीवी लोग आए हुए हैं, दिख रहे हैं, सबके सामने है। तो ये आंदोलनजीवी जो है, चाहे वकील हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आड़तीय हो, चाहे जो आंदोलन शुरू हो, उस आंदोलन में वो सरकार विरोधी नैरेटिव खड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विरुद्ध कर रहे हैं,
ये आंदोलनजीवी जो है, जिन राज्यों में अन्य लोगों की सरकारें हैं, उन राज्यों में भी मेधा पाटकर, कहीं भी आप आंदोलन कर लीजिए, उस आंदोलन में मेधा पाटकर आपको दिखाई ही देंगी आंदोलनजीवी के रूप में। तो आप कहीं भी आंदोलन कर लीजिए, संजय सिंह आपके सांसद, वो दिखाई ही देंगे। तो कुछ लोग जो है आंदोलन जीविता को ही अपनी आजीविका बनाकर, राजनीतिक आजीविका बनाकर, कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन चल रहा हो, उस आंदोलन में आंदोलन जीवियों की भूमिका आती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही। ये इस आंदोलन पर जीवी जो बात है जी प्रतीक जी, जी डॉक्टर राजा जी जी रिस्पॉन्स। प्रतीक जी, जेएनयू में जब हिंसा हुई थी तो अंगजीवी लोग, कोमल शर्मा जी के योगदान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली दंगा में, वो भी अंगजीवी थे कि आंदोलन जीवी थे? तो हमारा कहना है कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जब विपक्ष में थे तो आंदोलन करते थे कि नहीं, हर एक मुद्दे को उठाते थे कि मैं तो अभी तो देख रहा था उनका फोटोग्राफ। आंदोलन करना और आंदोलन जीवी होना तो अलग अलग चीजें हैं। आंदोलन करना और आंदोलन जीवी होना, कृपया दोनों के अंतर को समझो। इतना तो मेरा एक ही पंक्ति का है कि आंदोलन और आंदोलन जीविता दोनों के अंतर को कृपया समझे, इतनी सी बात है। ठीक है, पहली बात क्या है कि मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जब विपक्ष में, काफी समय विपक्ष में रही है, अभी सरकार में पिछले 7 साल से है, तो उस समय जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे, कि क्या वो आंदोलन जीवी थे? और अचानक जो है सरकार पर आने के बाद बाकी सब लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हो गए। यानी इस देश का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ी शक्ति जो है वो आंदोलन है। हमारे अजय आलोक जेडीयू के नीतीश जी हो, लालू जी हो, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े, वो 77 के आंदोलन से, जयप्रकाश जी के आंदोलन से पैदा हुए थे। तो हमारा ये कहना है कि अगर आंदोलन, क्योंकि आप सत्ता में आ गए तो सत्ता का भोग लेने के चक्कर में आप सभी आंदोलनकारी को जो है बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो आंदोलन नहीं। डॉक्टर अजय ये सवाल है, डॉक्टर अजय ये सवाल है, ये आंदोलन टेबल तक आता है या नहीं टेबल तक आएगा? अगर सड़क पे हो रहा है, बातचीत की टेबल पे आएगा या वहीं बैठा रह जाएगा? सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आप हमारे स्वागत कांटीली तार के साथ और कील के साथ कर रहे हैं, इंटरनेट काट करके, वो जो गलत है वो बोला गया, जो गलत है सर वो बोला गया। आलोक में दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ, आलोक दे रहा हूँ मैं, रिजू फिर आलोक, इसके बाद दे रहा हूँ मैं आपको। प्रतीक जी, मेरे को थोड़ा 1 मिनट टाइम दे दीजिएगा। जेडीयू के जो जेडीयू के प्रवक्ता थे, उन्होंने बंगाल पे उंगली खड़ा किया था, तो वो एक पर्सनल हो जाता है हम लोगों को, तो इसलिए मैं उनको बिल्कुल पर्सनल होने की जरूरत नहीं। रिजू पर्सनल होने की क्या जरूरत है भाई? वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी एक पॉलिटिकल फ्रंट है, वो बात आपको कह सकते हैं। मैं उनको पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं बंगाल की तरफ से उनको। बंगाल गरीब दूरीकरण, मतलब पॉवर्टी इराडिकेशन, 100 दिन का काम, मनरेगा, एमएसएमई और किसान योजना में नंबर 1 है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, केंद्रीय सरकार बोल रही है। आपने किसानों के मुद्दों पे आपने उंगली उठाया कि किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान है वो बंगाल को 6 साल कंटिन्यूअस मिला है, नंबर 1। बंगाल में हर किसान को पर एकड़ 5,000 रुपया मिलता है और 100% कवरेज मिलता है, जहां पर आपके पीएम किसान योजना में सिर्फ छोटे और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स जिनके 2 हेक्टेयर की कम जमीन है, सिर्फ उनको कवरेज मिलेगा। यहाँ पर हर किसान को 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 16 से 80 साल तक को, ठीक है। और यहाँ पर बंगाल में किसान की जो निजी आय है वो 90,000 से 2,90,000 होकर 3 गुना बढ़ गया है, जो केंद्र सरकार ने बोला था कि हम 2022 तक द्विगुना कर देंगे। अब जैसा चल रहा है, लग रहा है 2028 तक होगा नहीं। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा, बंगाल इस देश का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, चावल उगाने वाला प्रदेश है। और केंद्रीय सरकार का ये लिखित डिमांड था कि हम लोग 6 लाख मेट्रिक टन राइस अब बंगाल से खरीदेंगे। उन्होंने पता है कितना खरीदा? उन्होंने सिर्फ 76,000 मेट्रिक टन उठाया, क्योंकि यहाँ पर उनका सरकार नहीं है। और यूपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहां पर चावल उतना उगता भी नहीं है, वहां पर बंगाल से ज्यादा चावल खरीदा गया। आलोक जी, देव उसके बाद में अरविंद वाजपेयी जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक जी, ये बंगाल के बारे में। आलोक जी कहते हैं कि आलोक जी आप चुनाव की वजह से उनको निशाना बना रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव की वजह से उनको निशाना नहीं बना रहा हूं। सच्चाई जो है वो सबके सामने है, सिर्फ मेरे सामने नहीं, आपके सामने भी प्रतीक जी, उनके भी सामने है। इसीलिए आज उनको अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाना पड़ गया। तो साथ में ये भी गिना देते ना कि ममता दीदी जब आई थी सत्ता में 2012 में, तो बंगाल पे प्रति व्यक्ति कर्ज
और पूरे बंगाल पे राज्य पे 1,82,000 करोड़ कर्ज था, आज पूरे बंगाल राज्य पे 5.5 पौने 6 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। ये कैसे हो गया? बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन है बंगाल का। मैं उस पे डिस्कशन पे नहीं आना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे मुद्दा की बात दूसरी है। अभी यहाँ मुद्दे की बात, अरे अभी मुद्दे की बात परजीवी आंदोलन में आने की है रिजू जी, परजीवी आंदोलन में आने की बात है। परजीवी आंदोलन में आने की बात हो रही है कि परजीवी कौन होते हैं। देखिए, आंदोलन अपने लिए करना, राजनीतिक कारणों से करना, इस देश के लिए करना कभी गलत नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अजय कुमार ने कि जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए नेता आज बिहार चला रहे हैं, सच्चाई है ये। लेकिन वो आंदोलन लेने के मकसद के लिए था। जेपी आंदोलन के सपोर्ट के लिए कोई इटली से नहीं आया था। जेपी आंदोलन के सपोर्ट के लिए कोई आतंकवादी नहीं आया था, स्टूडेंट आए थे। आज ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें किस किस तरह के लोग आ रहे हैं? ये लोग परजीवी हैं। इस बात को तो मानेंगे डॉक्टर अजय कुमार और आप कि नहीं मानेंगे? शारजील इमाम को आपको लाके अपने आंदोलन को समर्थन दिलवाना पड़ता है, तो ऐसा आंदोलन किस काम का रहेगा? शारजील इमाम जैसा व्यक्ति अगर आके किसानों के आंदोलन को समर्थन करेगा, शाहीन बाग से लोग आके किसानों के आंदोलन को समर्थन करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन की कोई सार्थकता रह जाएगी? किसानों को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, किसानों को तो बदनाम न कर रहे हैं। शारजील इमाम को लाके, शाहीन बाग से लोगों को लाके, उधर से इटली और फॉरेन से लोगों को बुला के, खालिस्तानी का नारा लगवा के, तो ये आंदोलन तो बदनामी ना हो रहा है। आप लोग काम नहीं करेंगे, नहीं आप लोग काम कुछ करेंगे नहीं। बाहर का, जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता केंद्र में बैठ के बाहर के देश में भाई बात करने को कौन तैयार है? नहीं है। यहाँ टिकैत साहब कहते हैं कोई बात नहीं, पहले कानून वापस ले लो। अब कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पहले कानून वापस ले लो। बात किसे करेंगे आप? अरे एक बात सुनिए, अच्छा एक बात सुनिए ना, चिल्लाइएगा। सुन लीजिए रिजू सुन ले। रिजू सवाल पूछना चाहता हूँ प्रतीक जी। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल पूछिए। अजय कुमार से एक बात सवाल, बिल्कुल साहब पूछिए। महेंद्र सिंह टिकैत ऑफिशियल कैंडिडेट थे अमरोहा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के। तो आज देश ये क्यों न माने कि महेंद्र सिंह टिकैत जो अड़ियल रवैये पे अटे हुए हैं कि नहीं कानून जब तक वापसी नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, हम इसी तरह घेरेबंदी करेंगे। तो ये देश क्यों नहीं समझे कि कांग्रेस पार्टी एड कर रही है, अबेट कर रही है, फाइनेंस कर रही है? राष्ट्रीय लोकदल ने तो खुला समर्थन दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने खुद ये कह दिया कि हमारी 100 अधिवक्ताओं की टीम चली जाएगी। लाल किले पे हमला करने वालों को ये डिमांड कर रहे हैं कि छोड़ दिया जाए। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है भाई? ये कौन सा मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा। वाले को दिल्ली पुलिस पकड़ रही है, 400 लोग घायल हो गए। बिल्कुल, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब लूंगा। वाजपेयी जी ब्रेक के बाद आता हूं, और पुष्पेंद्र जी ब्रेक के बाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को फिर से शुरू करेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी से हमारे साथ मौजूद हैं और अरविंद वाजपेयी जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन खत्म करने की उन्होंने अपील करी, और उन्होंने कहा कि आंदोलन में बूढ़े लोग भी बैठे हैं और इसे खत्म किया जाना चाहिए, और बातचीत का एक बार फिर से न्योता है। अब सवाल यह है कि बातचीत की न्योता तो दिया गया, फोन कॉल की बात भी कही गई, प्रधानमंत्री ने ही बात कही थी, लेकिन अब सवाल यह है कि किसान पहल करें तो कैसे करें, आए तो कहाँ आए, और बातचीत शुरू हो तो कैसे शुरू हो, और कैसे शुरू हो, कब शुरू हो? अरविंद वाजपेयी जी, उसके बाद पुष्पेंद्र जी। देखिए प्रतीक जी ऐसा है, कहाँ आए, किससे बातचीत करें, ये तो बातें सब तय है, क्योंकि 11 बार बातचीत हो चुकी है कृषि मंत्री से। अगर वो एक चिट्ठी लिख देंगे तो डेट भी फिक्स हो जाएगा, वेन्यू भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता हूँ। देखिए, ये सारा लब्बो लबाब घूम फिर के एक बात पे आता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। तो देखिए, उसका लॉजिकल और जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट बड़ा साफ है। आज तक पूरे देश में एमआरपी है हर प्रोडक्ट की, एमएसपी किसी प्रोडक्ट की नहीं है। तो एमआरपी का तो कानून है नहीं। आप बताइए, किसी का कानून है कि कौन प्राइस फिक्स करता है? कोई प्राइसिंग फिक्सेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी हुई है क्या? आंसर इज नो। तो इसीलिए नहीं बना है कि ये जो प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चरर है, ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है कि वो कितना प्राइस फिक्स करेगा। इसी तरह ये किसानों का अधिकार हो जाएगा कि वो अपना गेहूं मंडी में बेचेंगे या किसी प्राइवेट फील्ड वाले को बेचेंगे। तो देखिए, ये इसीलिए ये कानून लाया गया है, और इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, बहुत विद्वान, कृषि के बारे में इनकी पूरी रिसर्च है। इस बात का आप जवाब दीजिए, क्या किसानों को बांध के रखना चाहते हैं? 70 साल यही तो हुआ, क्योंकि किसानों को बांध के रखा
तो उनको मैं आ रहा हूं डॉक्टर अजय, आ रहा हूं आई विल कम टू यू सर, यू हैव टू वेट सर, यू हैव टू वेट। जी जैसे किसान रेल की योजना बनाई या प्रधानमंत्री गरीब किसानों की बात करते हैं और उनको प्रधान सम्मान निधि देते हैं, ये किसने दी है? तो मैं ये कहता हूं कि सरकार की नियत, नीति और भला चाहती है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन दी थी कि किसान की आय दुगनी करेंगे और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कृपया करके छलावे में ना आए, लीडर जाके बात करें, एमएसपी पे जो रास्ता निकल सकता है, बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है। इस बात का पुष्पेंद्र जी सवाल यह भी था, प्रधानमंत्री ने कहा जो एसेंस है बिल का उस पर तो कोई बात ही नहीं करता, ना कोई बात करना चाहता है। पुष्पेंद्र जी मैं आ रहा हूं, डॉक्टर अजय आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू सर, यू हैव टू वेट। जी पुष्पेंद्र जी देखिए कानूनों के विषय में, इन कानूनों के विषय में जी 3 कानूनों के विषय में 3 स्टडी आई थी। हमारी आधी बहस इस बात पे चली गई कि बिहार के कानून के विषय में, बिहार में ये कानून लागू नहीं हुए थे, वहाँ एमएसपी की जो एक्ट था वो खारिज कर दिया गया था, हटा दिया गया था केवल। इसमें एमएसपी ये एपीएमसी एक्ट जो था वो कायम होते हुए बाहर एक व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन बाहर क्योंकि टैक्स की व्यवस्था नहीं होगी, अंदर होगी, तो इस वजह से धीरे धीरे एपीएमसी जो है खत्म हो सकती है। इसके बारे में 3 स्टडी आई थी जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है 3 जनवरी 2021 को। उसमें बताया कि इसके बाद करीब 25 से 30% कम फसलों के रेट पंजाब के कंपैरिजन में बिहार में मिलते हैं। यही बात जो है कही गई, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की स्टडी आई है जो हिंदुस्तान टाइम्स में 19 दिसंबर 2020 को छपी थी, यही बात कही गई थी 25-30% रेट कम मिल रहा है। इसके अलावा एक स्टडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की है जिसके विषय में हिंदुस्तान टाइम्स में 15 जनवरी को छपा था, जिसमें बताया गया था कि कीनिया में भी इसी से मिलते जुलते जब रिफॉर्म्स लाए गए थे तो वहाँ किसानों की कालांतर में आय घटी, और इसमें शब्द जो यूज़ किया गया है वो ये है कि उनको अपने बर्तन बेच के अपने खर्चे चलाने पड़े। फार्मर्स दे सोल्ड हाउसहोल्ड असेट्स टू मेंटेन देयर डे टू डे कंजम्पशन। ये मैं 15 जनवरी के एक हिंदुस्तान टाइम्स मुझे एक बात बताइए पुष्पेंद्र जी, आपने 3 कानूनों के रिसर्च स्टडीज को यहाँ पे उल्लेख किया। मैं जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा जिस पे प्रस्तावित है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, मैं जानना चाहता हूं इसमें आप किस बात को लेकर ज्यादा सशंकित हैं? एमएसपी जिस पर अरविंद वाजपेयी जी ने बात कही, एमएसपी को लेकर कि नहीं उसको एक कानूनी जामा पहना देना चाहिए, तो उन्होंने एमआरपी से एक बात की तुलना करी। अब सवाल यह है कि आप किस कानून के किस प्रावधान पर, मैं आ रहा हूं अजय, डॉक्टर अजय आ रहा हूं मैं, किस प्रावधान पर सबसे ज्यादा परेशानी की बात? क्योंकि एमएसपी पे तो आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात पर धन्यवाद देता हूं। नहीं, मैंने कहा जिस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, नई व्यवस्था में भी एमएसपी लागू कर दें। हमारा ये है, ये कंफ्यूजन है पूरे देश को। 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। पुरानी व्यवस्था में एमएसपी मिल रही थी, नई व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें भी एमएसपी लागू कर दें, प्राइवेट सेक्टर वाला भी एमएसपी से नीचे ना खरीद सके। हम एमआरपी नहीं मांग रहे वाजपेयी जी, एमआरपी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है कि भाई इससे ऊपर ना हो। हम मिनिमम मांग रहे हैं, मिनिमम जो कृषि लागत तुलना कर रहे थे उस बात करता है कि इतने पैसे मिलने चाहिए, वो मांग रहे हैं हम। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं कि हम मिनिमम मांग रहे हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, उसको लागू करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार को नहीं देना है वो पैसा, वो प्राइवेट सेक्टर को देना है। और इसके लिए 2 उदाहरण भी दे देता हूं। मिनिमम वेजेस एक्ट मजदूरों की सुरक्षा के लिए, सरकार अपनी खुद की सुरक्षा के लिए सेक्टर रेट घोषित करती है, इससे नीचे कोई स्टाम्प ड्यूटी जो है ताकि उनकी ना चोरी करे, तो एक रेट घोषित किया जाता है। इसके तमाम उदाहरण है जिसको मिनिमम स्लैब घोषित किया जा सकता है। जी डॉक्टर अजय, वाजपेयी जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो मिनिमम सपोर्ट, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस था। और दूसरी बात है वो कानूनी जामा पहना चुका है, वो लीगल 36 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बीमारी क्या है मैं बता देता हूँ। पेप्सी ने गुजरात में छोटे छोटे, क्योंकि उन्हीं की तरह का जो है आलू उन्होंने उगाए थे, तो उनके ऊपर छोटे छोटे किसान के ऊपर 1-1 करोड़ का केस कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम के अनुसार। फिर गुजरात सरकार को हस्तक्षेप करके किसान को बचाना पड़ा। तीसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कांग्रेस शासित प्रदेश में जो चल रहे थे, वो एपीएमसी एक्ट के अधीनस्थ था। आपको परमिशन चाहिए एपीएमसी से, तब वो लागू होगा कॉन्ट्रैक्ट उसके माध्यम से, ताकि किसान सुरक्षित हो जाए। चौथी बात जो पुष्पेंद्र जी ने बहुत ही सरल तरीके से कहा,
आप क्यों जो है ये उद्योगपति को बचा रहे हैं? उनको बोलिए ना कि धान जो है 2200 से नीचे नहीं खरीदेंगे। इतनी प्रेम क्यों है उद्योगपति लोग से? छोड़ दीजिए जो है जो देश के जो है 63 करोड़ किसानों परिवार के साथ खड़े रहिए। हम लोग खड़े रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी का वाहवाही करेंगे कि उद्योगपति लोग को इतनी सुरक्षा मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही मिलेगा हम लोग की स्थिति जो है बहुत खराब हो जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा एमएसपी डॉक्टर अजय ठीक है डॉक्टर अजय नाउ एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका अगर ये बात ही है, ये प्रश्न है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि कानून पूरा रद्द किया जाए या बैठ के टेबल पे क्लॉज बाय क्लॉज बात किया जाए? आप बताइए, आप तो ऑफिसर भी रहे। नहीं मुझे बताइए, ये इस बात को बताइए कि कैसे बात, पहले आप टेबल पे जाने से पहले ये बात कहेंगे कि नहीं कानून पूरा रद्द कर दीजिए, फिर उसके बाद रीराइट होगा, फिर बाद में आएंगे बात करेंगे हम, या ये 1.5 साल का टाइम ठीक है, हम इस पर क्लॉज बाय क्लॉज बात करते चलेंगे? डॉक्टर अजय कुमार। नहीं देखिए, हमारा ये सुझाव होगा प्रतीक जी कि पहले तो देखिए कानून पास हो गया है। अगर एमएसपी उसके सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कानूनी जमा उसको पहनाना है, और जो मुद्दे अगर सरकार उसमें अमेंडमेंट तैयार है जो 4-5 चीज लागू करने के लिए, फिर से जो है कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 3 प्रमुख अमेंडमेंट्स लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रेम जी मैं लास्ट वर्ड दे रहा हूं आपको। प्रेम जी, कानून रद्द करने की जरूरत नहीं है। प्रेम जी कहा उन्होंने प्रेम कर रहा, कानून रद्द करने की जरूरत, यही बात जब भारतीय जनता पार्टी कहती है तो इनको आपत्ति है, उसको किसान विरोधी कहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों को यही कहा जा रहा है कि साहब कानून रद्द करने की आवश्यकता नहीं। आइए बिंदुवार चर्चा करते हैं। कानून में अगर आपने कोई कमी गिनाई, सिद्ध की, तर्कपरक बात की, उस पर चर्चा कर ली जाएगी। एमएसपी कानूनी जामा पहनेंगे, उसको ले आइए अमेंडमेंट, फिर बाकी सब चर्चा हो जाएगी। मैं इस उलझी हुई तस्वीर को कल फिर से एक बार बातचीत के सिलसिले में लाएंगे, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। आर पार का वक्त। नमस्कार, मैं हूं